नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल की पाठशाला में हमने काल चक्र को समझा था, भरत क्षेत्र के 6 खंडों को समझा था, कहाँ कैसी व्यवस्था रहती है, देव कुरु, उत्तर कुरु, जघन्य और मध्यम भोग भूमियां कहाँ होती हैं, ये कल समझ लिया था। आज अब हमें ये समझना था कि विदेह क्षेत्र में कैसे जीव होते हैं, वहां काल चक्र है या नहीं। आइए देखते हैं। विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु विदेह क्षेत्रों में संख्येय कालाः संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं। फिर देखें, विदेहेषु विदेह क्षेत्रों में संख्येय संख्यात वर्ष की कालाः आयु व वर्ष आयु वाले जीव होते हैं। संख्यात वर्ष और असंख्यात वर्ष की परिभाषा क्या है, अगर कोई ये पूछे तो जिन जीवों की आयु 1 कोटि पूर्व तक है उसे संख्यात वर्ष की वाला कहा जाता है, और 1 कोटि पूर्व से कुछ भी ज्यादा हो, एक समय भी ज्यादा हो, तो उन्हें असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहते हैं। कर्म भूमिया जितने भी मनुष्य और तिर्यंश हैं, उनकी आयु कभी भी 1 कोटि पूर्व से ज्यादा नहीं होती, और जितने भोग भूमिया जीव होते हैं उनकी आयु जघन्य 1 कोटि पूर्व एक समय और उत्कृष्ट 3 पल्ले तक होती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि विदेह क्षेत्रों में हमेशा कर्म भूमि रहती है। विशेष बात, एक सी कर्म भूमि रहती है। कर्म भूमि तो विजयार्थ पे और म्लेच्छ खंडों में भी रहती है। विजयार्थ पर्वत पर भी मोक्ष मार्ग हमेशा चालू रहता है, लेकिन वहां और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ विदेह क्षेत्रों में चतुर्थ काल के प्रारंभ के समान, अब सर्पणी का चतुर्थ काल था, उसमें प्रारंभ में शरीर की अवगाहना 500 धनुष, तो विदेह क्षेत्रों में हमेशा 1 कोटि पूर्व आयु वाले और 500 धनुष ऊंचे शरीर वाले तिर्यंश हमेशा मनुष्य हमेशा पाए जाते हैं। वहां हमेशा एक सा ही काल बरतता है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। सूत्र का अर्थ हुआ, विदेह क्षेत्रों में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंश होते हैं। प्रश्न उठता है, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के कितने हिस्से में है? आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं, भरतस्य विस्कंभो, भरतस्य विस्कंभो, जम्बूद्वीपस्य 90% जम्बूद्वीपस्य 90%। बोलिए, भरतस्य विस्कंभो, जम्बूद्वीपस्य 90%। देखें जरा, भरतस्य भरत क्षेत्र का, विस्कंभो विस्तार, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप का, 90 माने 90, शत माने 100, भाग माने हिस्सा है। क्या हुआ? भरतस्य विस्कंभो, भरत क्षेत्र का विस्कंभ माने विस्तार माने चौड़ाई, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप का, 90 माने 90, शत माने 100, 190वां भाग है। अर्थात जम्बूद्वीप का कुल विस्तार 1 लाख हुआ, उस 1 लाख में अगर हम 190 का भाग लगाएं तो कितना आएगा? 526 से 6/19। भरत क्षेत्र के विस्तार को आचार्य ने 2 प्रकार से दिया। पहले सूत्र में दिया था भरत
क्षेत्र का विस्तार 526 से 6/19 योजन। और यहां उन्होंने दिया कि भरत क्षेत्र का इतना विस्तार तो है, जम्बू द्वीप का कौन सा भाग है? 190वां भाग। ये कैसे निकाला जाए? ये ऐसे निकालें कि जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन, 1,00,000 में हमने 190 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 526 से 6/19 योजन। इस तरह जब भरत क्षेत्र की चौड़ाई जम्बू द्वीप का 190वां भाग सिद्ध हो जाती है। आप कैलकुलेशन करके जरा मेहनत करके देखना, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक बैठ जाएगा ना, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। जम्बू द्वीप की चर्चा हो गई। अब ये बताएं, धात की खंड और पुष्करार्ध में कैसी रचना है? आचार्य सूत्र लिखते हैं, द्विधात की खंडे। द्विधात की खंडे। बोलिए, द्विधात की खंडे। धात की खंड द्वीप में दूनी दूनी रचना है। विस्तार की बात नहीं हो रही है, या कह रहे दूनी दूनी रचना है। अर्थात जम्बू द्वीप में 1 मेरु है तो धात की खंड में 2 मेरु हैं। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं तो धात की खंड में 14 क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं तो धात की खंड में 12 पर्वत हैं। जम्बू द्वीप में 6 तालाब हैं तो धात की खंड में 12 तालाब हैं। इस तरह जितनी रचना जम्बू द्वीप में है, द्विर अर्थात धात की खंड में उससे दूनी दूनी रचना है। इसको समझने के लिए आइए हम नक्शा देखते हैं। ये जम्बू द्वीप है, इसके चारों ओर ये लवण समुद्र है, इसके चारों ओर ये जो द्वीप है, ये इसे कहते हैं धात की खंड द्वीप। ये कितना बड़ा है? पूरा गोलाकार है, यहां से यहां तक ये पूरा धात की खंड द्वीप है। इसके बाद में आता है ये कालोदधि समुद्र। सूत्र क्या है? द्विधात की खंडे, धात की खंड में दूनी दूनी रचना है। दूनी दूनी रचना से क्या तात्पर्य लेना? ये पूरा जो धात की खंड द्वीप है, इस धात की खंड में एक ये ईश्वाकार पर्वत है, एक ये ईश्वाकार पर्वत है, 2 ईश्वाकार पर्वत हैं सीधे। ईशु कहते हैं बाण, जो बाण के आकार के पर्वत हों। इन दोनों ईश्वाकार पर्वतों ने क्या किया? धात की खंड के 2 हिस्से कर दिए। ये पूर्व धात की खंड, ये पश्चिम धात की खंड, 2 धात की खंड हो गई। अब एक एक धात की खंड में जितनी रचना जम्बू द्वीप में है, उतनी रचना होने से, 2 धात की खंड होने से सारी रचना दूनी दूनी हो जाती है। अब जरा इसको और समझ लेते हैं। अब ये है पूर्व धात की खंड। इसमें क्या है? देखिए, इसमें ये भरत क्षेत्र है, ये विजयार्थ और ये हिमवन पर्वत, और ये है फिर महाहिमवन पर्वत, और ये निषद पर्वत, और ये दूसरा मेरु। ये नदियां भी सब इसमें दी हैं। इसी तरह से ये इसमें यहां से यहां तक 7 क्षेत्र इस हिस्से में हैं और 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। ये इधर भरत क्षेत्र कहाँ आया? ये भरत क्षेत्र, ये हो गया ऐरावत क्षेत्र। ये किसका हुआ? पूर्व धात की खंड का। अब आए पश्चिम धात की खंड में। पश्चिम धात की खंड में भी इसमें ये भरत क्षेत्र, ये हिमवन, महाहिमवन, ये निषद, नील,
और रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत इधर भी हो गए। जितनी रचना, जितने क्षेत्र, पर्वत, तालाब, नदी जम्बूद्वीप में है, उतनी पूर्व धात की खंड में है, उतनी ही पश्चिम धात की खंड में भी है। अब देखिए, ये पूर्व धात की खंड में एक गंगा और एक सिंधु, और पश्चिम धात की खंड में एक गंगा एक सिंधु। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूर्व धात की खंड में 14 नदियां हैं और पश्चिम धात की खंड में भी 14 नदियां हैं। इधर एक मेरु था, इधर भी एक मेरु है, सुदर्शन, विजय और ये अचल मेरु। इस तरह सूत्र में दिया है, द्विधात की खंडे, धात की खंड में जम्बूद्वीप से दुगनी दुगनी रचना है। तो यहाँ सब रचना दुगनी हो गई, क्षेत्र दुगने, पर्वत दुगने, तालाब दुगने, नदी सब दुगने दुगने हैं। ये सूत्रकार का कहना है। धात की खंड में कैसी रचना है हमें ज्ञात हुई। अच्छा, अब आगे पुष्करार्ध में कैसी रचना है, जरा इसे बताइए। तो आचार्य अगला सूत्र दे रहे हैं, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, अर्थात आधे पुष्कर द्वीप में भी च माने इसी प्रकार जम्बूद्वीप से दुगनी दुगनी रचना है। सूत्र समझ लें, क्षेत्रों के विस्तार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ संख्या की बात हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे भरत क्षेत्र से और उन भरत क्षेत्रों का विस्तार दुगना है, नहीं, वो चर्चा नहीं है यहाँ। विस्तार तो बहुत बड़ा है, यहाँ चर्चा है संख्या दुगनी दुगनी है। पुष्करार्धे च, आधे पुष्कर द्वीप में भी च माने इसी प्रकार जम्बूद्वीप से दुगने दुगने क्षेत्र, पर्वत, तालाब, नदी हैं। किस प्रकार है ये हम नक्शे में देखते हैं। पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप कहां से कहां तक है? देखिए, ये जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड द्वीप, कालो नदी समुद्र, और ये पुष्करवर द्वीप। ये पुष्करवर द्वीप कहां से कहां तक है? ये यहां से और यहां तक है। इस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच में एक पड़ा है मानसोत्तर पर्वत। इस मानसोत्तर पर्वत ने क्या किया? इसने पुष्करवर द्वीप के 2 हिस्से कर दिए। इसके अंदर का जो आधा हिस्सा है, मनुष्य यहीं पाए जाते हैं। ये द्वीप समुद्र केवल यहीं तक है, अंदर के आधे हिस्से में। तो इसे हम क्या कहेंगे? पुष्करार्ध। आधा पुष्कर हुआ ना, इसलिए हमने कहा पुष्करार्ध। ये पुष्करार्ध कहलाता है। तो अब प्रश्न हुआ, पुष्करार्धे च, इस आधे पुष्कर में कैसी रचना है? तो आचार्य कह रहे हैं, जैसी रचना धात की खंड में थी, ठीक वैसी रचना पुष्करार्ध में है। धात की खंड में जम्बूद्वीप से दुगने क्षेत्र, दुगने पर्वत, दुगनी नदियां, दुगने मेरु थे। पुष्करार्ध में भी दुगने मेरु, दुगने क्षेत्र, दुगने पर्वत, दुगने नदियां हैं। इनमें किस प्रकार है, जरा इसको भी समझ लें। ये जो पुष्करार्ध है पूरा, ये पुष्करार्ध पूरा, इस पुष्करार्ध में भी एक ईश्वाकार पर्वत ये नीचे है, एक ईश्वाकार पर्वत ये ऊपर है। ये ईश्वाकार धात की खंड का है, ये ईश्वाकार पुष्करार्ध का है। इसके करने से, इसके होने से पुष्करार्ध के 2 हिस्से हो गए। ये पूर्व का पुष्करार्ध और ये पश्चिम का पुष्करार्ध, 2 हिस्से हो गए। इसमें जैसी धात की खंड में रचना थी, वैसी ही रचना इसमें जम्बूद्वीप से डबल डबल है। जैसे जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र था, धात की खंड में 2 भरत क्षेत्र थे,
इसमें भी 2 भरत क्षेत्र हैं। जैसी रचना धात्की खंड में थी वैसी डबल डबल रचना संख्या में पुष्करार्थ में है। यहाँ विजय मेरु और अचल मेरु था, लेकिन इसमें मंदर मेरु और ये विद्युन्माली मेरु है। मेरु भी उसमें 2 हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं पंचमेरु। 1, 2, 3, एक मेरु जम्बू द्वीप का, 2 धात्की खंड के और 2 मेरु पुष्करार्थ के, 5 मेरु हो गए। हम बोलते भी है ना, दीप अढ़ाई मेरुपन। अढ़ाई दीप में 5 मेरु हैं, तो ये 5 मेरु अढ़ाई दीप में, आधा दीप लिया पुष्करार्थ, ये पूरा और ये आधा मानुषोत्तर के कारण। सूत्र का अर्थ क्या बना? पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध दीप में भी, च माने जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी रचना है, अथवा धात्की खंड की तरह रचना है। ये इस नक्शे से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये चर्चा हुई धात्की खंड और पुष्करार्ध की। प्रश्न है मनुष्य लोक कितना बड़ा है? तो अगला सूत्र है प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः, प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः, प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः। प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः। प्राण माने पहले, मानुषोत्तरात मानुषोत्तर पर्वत से पहले मनुष्याः मनुष्य होते हैं। जितने मनुष्य होते हैं वे मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर हैं, मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं होते। सूत्र दिया प्राण मानसोत्तरान मनुष्याः, अर्थात मानसोत्तर पर्वत से प्राण माने पहले पहले मनुष्याः मनुष्य होते हैं। जरा नक्शे में इसको 1 मिनट देख लेते हैं। ये जो मानसोत्तर पर्वत है पुष्करार्थ के बाहर वाला, बस मनुष्य यहीं तक रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाते, इसके बाहर होते ही नहीं। ये मानसोत्तर पर्वत है, इसका नाम मानसोत्तर क्यों रखा गया? क्योंकि यहीं तक मनुष्य पाए जाते हैं, इसके बाहर नहीं। तो इस मानसोत्तर के बाहर मनुष्य नहीं होते। सवाल ये है तो ये मनुष्य लोक कितना बड़ा हुआ? जरा इसको हम गिन लेते हैं ध्यान से। ये 1 लाख योजन का था, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 1 लाख योजन था, लवण समुद्र 2 लाख योजन था, ये धात्की खंड 4 लाख योजन था, ये काली नदी 8 लाख योजन था, और ये पुष्करवर द्वीप जो 16 लाख योजन था। 16 लाख में बीच में मानसोत्तर होने से ये भी 8 लाख योजन बचा। अब देखते हैं ये पूरा मनुष्य लोक हुआ, इस मनुष्य लोक का विस्तार कितना हुआ कुल टोटल? देखिए जरा, ये 8 लाख 8 और 8 16 और 4 20 22 और 1 23, 2 25, 4 29, 8 37 और 8 45 लाख योजन इसका विस्तार हो गया। मतलब मध्यलोक में 45 लाख योजन गोल क्षेत्र मनुष्य लोक है, मनुष्य केवल इसी में पाए जाते हैं। इसीलिए सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन गोल है, क्योंकि जो मनुष्य जहां होंगे वही तो मोक्ष जाएंगे। इसीलिए सिद्ध शिला और इसीलिए सिद्धालय, उसका भी जो विस्तार है वो 45 लाख योजन है। एक बार और गिन लें जरा। देखिए ये 16 लाख योजन में से आधा घट गया तो ये 8 बचा। 8 और 8 16, 4 20, 22 और 1 23 लाख,
और 2 25 4 29 8 37 8 45 लाख योजन, ये यहाँ से यहाँ तक मनुष्य लोक है। कहीं से कहीं देख लें, मनुष्य लोक का विस्तार कितना? 45 लाख योजन गोल। सिद्ध लोक का विस्तार 45 लाख योजन गोल है। प्रश्न आता है, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य लिख रहे हैं, आर्याम्लेच्छाश्च 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 आर्याम्लेच्छाश्च। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। आर्य कौन होते हैं? जो धार्मिक संस्कार वाले होते हैं, गुणवान होते हैं, उन्हें कहते हैं आर्य। जो धर्म शून्य होते हैं, धार्मिक संस्कार से रहित होते हैं, उन्हें कहते हैं म्लेच्छ। मनुष्य 2 प्रकार के, आर्य और म्लेच्छ। धार्मिक संस्कारों से सुशोभित आर्य होते हैं और धार्मिक संस्कारों से रहित जो निर्गुण जीवों के साथ संबंध रखते हैं, वे होते हैं म्लेच्छ। इस प्रकार मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र के अंत में 4 शब्द क्यों दिया है? इसका अर्थ है, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। इसके अलावा मनुष्य च माने समूर्छन भी होते हैं, इसलिए च शब्द दिया गया है। प्रश्न आता है, कर्म भूमियां कौन कौन सी हैं? उसके लिए आचार्य महाराज ने अगला सूत्र लिखा है, भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः। भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः। फिर बोलिए, भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः। सूत्र का अर्थ देखें, बड़ा सरल है। भरत, ऐरावत और विदेह। भरतैरावत विदेहा, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र कर्म भूमियः, ये कर्म भूमियां हैं। तो क्या सारा विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है? नहीं, अन्यत्र शिवाय या छोड़कर देवकुरु और उत्तर कुरु को। सूत्र का अर्थ देखें, एक एक शब्द बड़ा स्पष्ट है। भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमियां हैं, अन्यत्र माने शिवाय, एक्सेप्ट देवकुरु और उत्तर कुरु के। हमने आपको पहले ही समझाया था कि विदेह क्षेत्र का जो बीच वाला भाग है, उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु तो भोग भूमि है, शेष भाग सारा कर्म भूमि है। कर्म भूमि कौन सी रही? भरत, ऐरावत और विदेह। लेकिन विदेह में से देवकुरु, उत्तर कुरु हटा दो। आइए जरा नक्शा देखते हैं। 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र कर्म भूमि है। ये तो जघन्य भोग भूमि रही, ये मध्यम भोग भूमि रही, ये उत्तम भोग भूमि रही। ये उत्तम भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, ये जघन्य भोग भूमि। ये ऐरावत क्षेत्र, ये भी कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि कौन कौन सी? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। अब आया ये बीच वाला, ये पूरा विदेह क्षेत्र है। ये क्या है? ये कर्म भूमि है। लेकिन इसमें से ये 2 भोग भूमि वाला हिस्सा हटा दीजिए। इसलिए सूत्र बनाया आचार्य ने, अन्यत्र माने सिवाय देवकुरु उत्तर कुरु के, देवकुरुत्तर कुरुभ्य। सूत्र क्या है? भरत, ऐरावत और विदेहा कर्म भूमियां, ये 3 कर्म भूमियां हैं। लेकिन विदेह के इस इलाके को हटा दीजिए। अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तम भोग भूमि है। शेष चर्चा अब अगले दिन करेंगे, क्योंकि अब आपका समय पूरा हो गया। जय